और चलिए अब बात करते हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान आया है। बीजेपी ने टिकट काटा तो हम विचार कर सकते हैं, रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया। अभी वरुण गांधी से बातचीत नहीं हो रही है। तो बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को लेकर ये बड़ी बात, बड़ी खबर। वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उस पर विचार होगा। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। नए कानून के तहत ही नियुक्तियां की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। याचिका का मकसद राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया जवाब में, इस मामले में दायर सभी अर्जियां खारिज की जाए। केंद्र सरकार ने यह मांग की है। पीयूष पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष, क्या क्या बातें केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई है? जी करुणा, देखिए केंद्र सरकार की ओर से कानून मंत्रालय ने इस मामले में जवाब दाखिल किया है कि और कहा है कि आयोग पूरी तरह से स्वायत्त निकाय है। इस मामले में जो नया कानून लाया गया था उस व्यवस्था के तहत 2 नई नियुक्तियां की गई हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये सीधे तौर पर कानून पर सवाल उठाया जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें भी ये कहा था जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं आती है तब तक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फैसले में जो समिति नियुक्त की गई थी उसके आधार पर नियुक्तियां की जाएं। लेकिन इसके बाद नया कानून लाया गया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति ये नियुक्तियां करती है, जिसमें लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है या फिर सबसे बड़े दल का नेता और एक कैबिनेट मंत्री समिति में रहता है। और ये 2 नई नियुक्तियां उसी के तहत की गई हैं, समिति ने की हैं और इसमें कोई खामी नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से ये साफ कहा गया है कि अर्जियों को खारिज कर दिया जाए और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। शुक्रिया आपका पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने पूछा है केजरीवाल पेश आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं। पेश होंगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर ईडी क्या चाहती है। 22 अप्रैल को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो आपको बता दें, अभी तक ईडी की तरफ से न्यू एक्साइज पॉलिसी यानी कि नए शराब नीति को लेकर 9 समन और 1 जो समन है वो जल बोर्ड मामले को लेकर मिल चुका है। तो केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और क्या कहा गया, क्या हुआ हाईकोर्ट में इस दौरान, यह आपको बताते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है, यह सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल से। आपको बता दें कि 9 समन पर सभी सवालों के जवाब दिए हैं। यह केजरीवाल की तरफ से जो पक्ष है वो रखा गया और वहीं ईडी की तरफ से केजरीवाल की याचिका का विरोध किया गया है। और देखिए और क्या जानकारी सामने आ रही है। ईडी पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि आपने सुना होगा लगातार आम आदमी पार्टी के नेता यह बोल रहे हैं कि ईडी गिरफ्तार करना चाहती है, हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह केजरीवाल की तरफ से एक बार फिर से अपने पक्ष के तौर पर सामने बात रखी गई और केजरीवाल की याचिका सुनने योग्य ही नहीं है, यह ईडी की तरफ से कहा गया है। अगली बड़ी बात क्या हाईकोर्ट की तरफ से कही गई, ईडी कारण बताएगी तभी गिरफ्तार करेगी। केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया, हमको पेश होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वही ईडी की तरफ से जो बात सामने आ रही वो क्या कि 2 नवंबर को पहली बार समन जारी हुआ था। और अगली बड़ी बात जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई, पूरे मामले पर आप जवाब दाखिल करें, इस पूरे मामले पर जवाब है वो दिया जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की तरफ से कहा गया गवाह या आरोपी के तौर पर बुलाए जा रहे हैं केजरीवाल। तो दरअसल ये कहा गया है कि क्या वो गवाह के तौर पर बुला लें या फिर आरोपी की तरफ से, यह अभी तक क्लियर नहीं है। ये यहां पर जवाब दिया गया। समन पर केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, यह ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया, क्योंकि 9 समन शराब घोटाले को लेकर और 1 समन जल बोर्ड के मामले को लेकर दिया जा चुका है। इधर दिल्ली से जितेंद्र भाटी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी मामले को लेकर। दिल्ली की आबकारी मामले में कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर बुधवार को जस्टिस सुरेश कैत की कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कोई भी फौरी राहत नहीं दी गई। अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, तो वहीं ईडी की तरफ से
एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनकी तरफ से तमाम जो समन है उनको चुनौती दी जाती है। साथ ही साथ क्या पीएमएलए की किसी सेक्शन में किसी राजनीतिक दल को भी पार्टी बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी बात रखी गई। तो ऐसे में ईडी की तरफ से कहा गया कि कई बार उनको समन भेजे गए और पहला समन जो है वो 2 नवंबर को भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कोई एक्सक्यूज देकर के सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी ने देते हुए कहा कि उन्होंने हर समन का बाकायदा जवाब दिया है और साथ ही साथ में ईडी से ये भी पूछना चाहा है कि उन्हें किस हैसियत से जांच एजेंसी बुलाना चाहती है, मसलन आरोपी के तौर पर, गवाह के तौर पर, या फिर किस भूमिका के अंदर। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि आप जब तक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि ईडी आपको क्यों बुलाना चाहती है। तो इस पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता, पहले और दूसरे समन पर ईडी इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करती है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने उदाहरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता है संजय सिंह, उनको कोई समन नहीं भेजा गया था, ईडी सीधा उनके घर पर जाती है और वहां पर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी अगर जाते हैं ईडी के सामने तो उनकी गिरफ्तारी की आशंका पूरी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या वो 21 मार्च के यानी कि कल के लिए जो समन है उस पर जाएंगे। तो यहाँ पर भी बताया गया कोर्ट को कि वो नहीं जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में बाल संरक्षण पर एनसीपीसीआर की रिपोर्ट सामने आई है। बाल अधिकारों की अनदेखी कर रही है ममता सरकार। पश्चिम बंगाल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफी गंभीर मामला है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है, एनसीपीसीआर ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पश्चिम बंगाल में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पालन भी नहीं हो रहा। राष्ट्रपति को आपने पूरी रिपोर्ट दी है, क्या कुछ खास बातें हैं पश्चिम बंगाल में, अगर खास तौर पर बच्चों के शोषण की बात करें? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार खुद बच्चों के शोषण में शामिल है। भारत की संसद ने जो कानून बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए हैं, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार स्वयं ही उन कानूनों का उल्लंघन कर रही है। ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे सामने आए। मसलन हमने पॉक्सो के मामलों में देखा कि जहां नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, ऐसे मल्टीपल केसेस में वहां की मुख्यमंत्री स्वयं ये स्टेटमेंट जारी कर चुकी हैं कि ये लड़कियां तो अफेयर में थीं, इस कारण ऐसा हुआ। मतलब बच्चों की मरने के बाद भी डिग्निटी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ अगर कोई मुख्यमंत्री कर रहा हो तो ये माननीय राष्ट्रपति महोदया को जानना जरूरी था। खबर पश्चिम बंगाल से ही है, जहां कोलकाता में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। टीएमसी नेता स्वरूप विश्वास के ठिकानों पर रेड की गई है। अलीपुर के दफ्तर पर भी आईटी की छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में यह रेड की गई है। बिजली मंत्री अरूप विश्वास के भाई है स्वरूप। तो आईटी विभाग की यानी इनकम टैक्स विभाग की यह बड़ी कार्रवाई, कोलकाता में आयकर विभाग का यह बड़ा एक्शन हुआ है। टीएमसी नेता स्वरूप विश्वास के ठिकानों पर रेड डाली गई है। अलीपुर के दफ्तर पर भी आईटी ने रेड मारी है।